ईडी इत्यादि रहे होंगे, उसके कारण मुझे नहीं लगता कि एकदम चुनाव के मौके पर मायावती ये जोखिम उठाएंगी कि बीजेपी के घटक दलों के इस खतरे के बाद ईडी सीबीआई वाले जो घटक दल हैं वे कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हों। दूसरी बात मुझे लगती है कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में एक बड़ा दलित चेहरा उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा निर्विवाद नाम और चेहरा, दलित जी। चेहरा कांग्रेस के पास है। इसलिए शायद मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में कांग्रेस को हिचकिचाहट होगी। इसमें एक कौन ये भी है कि अकेले कांग्रेस की मर्जी इसमें नहीं चलने वाली। अगर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करना है तो आपको उद्धव ठाकरे से भी पूछना पड़ेगा, तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ भी बैठना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल से भी बात करनी पड़ेगी। यद्यपि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अब इस समय प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। इनमें से ज्यादातर लोग साल डेढ़ साल पहले तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है। जी। लेकिन इन सब लोगों की सहमति मायावती के नाम पर होगी, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। चूंकि गठबंधन की बात चल रही है तो एक उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। आज थोड़ी सी चर्चा वहां की भी कर लें। महाराष्ट्र में अमित शाह गए हुए हैं फायर फाइटिंग करने के लिए। वहां जिस तरह से उनके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी, जो बीजेपी के ही घटक दल, भारत के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों ही पार्टियों को असली पार्टी मानकर सिंबल भी दे दिए हैं, जी। उनके साथ सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। और इस बीच में आपने संजय राउत का बयान सुनवाया। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। और एक और नया संदेश आज आया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के साहू जी महाराज के जो वंशज हैं, उनके बारे में आया है कि वे कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में आने वाले हैं, हो सकता है चुनाव भी लड़े। तो एक बड़ा मराठा नाम, बड़ा मराठा छत्र इस गठबंधन के साथ अगर दिखाई देता है तो ये भी एक बड़ी बढ़त दिखाई देगी। जी। लेकिन इस बीच में एक बात और है राजीव जी। राहुल गांधी ने जिस दिन अपनी यात्रा की घोषणा की होगी मणिपुर से मुंबई तक, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी की होगी कि राहुल गांधी जिस जिस राज्य में प्रवेश करें वहां उनके पहुंचने में, उनके स्वागत में दल बदल कराया जाए। और ऐसा पिछले लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यात्रा आज विदा हुई जा रही है, या कोई ऐसा दल बदल बीजेपी नहीं करा पाई। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, सिवाय छिंदवाड़ा में 7 पार्षदों के। 7 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले बीजेपी ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया के बाद आज संभवतः 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, जा चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो कम से कम अब हमें अगले 3-4 दिनों में ये देखना है 13 तारीख तक महाराष्ट्र में राहुल गांधी के स्वागत के लिए बीजेपी क्या करती है। क्या कांग्रेस अपने आप को वहां बचाए रख सक पाती है, जैसा मध्य प्रदेश में 2 तारीख से 6 तारीख तक कांग्रेस ने खुद को एकजुट बनाए रखा। इस पर भी नजर रखना होगी राजीव जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अभी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से गुजरात से ट्वीट आया है। ट्वीट है जिग्नेश मेवानी का, और कह रहे हैं कि कल राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खूब उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नेता तो आते जाते रहेंगे, देखिए ये आखिरी लाइन, नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा जीवित रहेगी और उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये जिग्नेश मेवानी का भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है। तो कल ये यात्रा वहाँ से सीधे इधर से राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश कर रही है। उससे पहले जिग्नेश मेवानी ने जो बात कही है कि नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो एक विचारधारा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, कोई मिटा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और वही जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि 2 कांग्रेस के विधायक और टूट के जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से अभी एक बहुत बड़े नेता जो उड़ीसा में हैं वो आज कांग्रेस में आ गए, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। आना चाहता हूँ जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि जो कुछ चल रहा है इसमें हम इंडिया गठबंधन और कैसे मजबूत होता जा रहा है, ये रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप याद कीजिए अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ था, भारत की टीम जो है वो पहले से लेकर के और सेमीफाइनल तक जीतते आई, एक भी मैच नहीं हारी थी और फाइनल में हार गई मैच।
वही अभी मोदी जी का 370, क्या पता 370 से भी ना पहुंचे, 170 पे सिमट जाए बीजेपी, ये भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा 2004 में। तो ये जो गुब्बारा फुलाया जा रहा है सब तरफ मोदी मोदी, और उस गुब्बारे में कितना दम है या हवा कितनी भरी हुई है ये तो समझना पड़ेगा प्रशांत टंडन जी, कि एक तरफा ही हम बात करते रहे, जो हो रही हैं बातें लोग सुन रहे हैं। पहले तो राजीव जी, आज जो डेडलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो आज खत्म हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर की स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, लेकिन कोई उनको रिलीफ नहीं मिला उसमें। तो यानी आज अगर वो इलेक्शन कमीशन को तो नहीं दिया है डेटा, तो वो जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट इनिशिएट करना चाहिए। जहां तक देखिए इंडिया गठबंधन की बात है, मोदी जी की बात है, और मोदी जी अब मीडिया को कह रहे हैं कि वो उनको नहीं दिखाता है। देखिए एग्जैक्टली यही इंडिया शाइनिंग में हो रहा था, और इंडिया शाइनिंग में ओवरडोज मीडिया का हो गया था बीजेपी के ऊपर, और जी वो जमीनी सच्चाई से दूर था, और यही अब हो रहा है। उस मीडिया को छोड़ दिए जिसका हिस्सा आप हैं, या डीबी लाइव है, या दूसरे और जो है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो इनका मीडिया है, सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी का वही कर रहा है। इसलिए कर रहा है राजीव जी कि वो केवल और केवल मोदी जी के स्पिन दिखा रहा है। मोदी जी कहीं जाते हैं, 1-1.5 घंटे का भाषण देते हैं, 45 मिनट का 1 घंटे का भाषण देते हैं, उसमें तमाम बातें होती, योजनाओं की बातें होती, तमाम बातें होती हैं। जी हेडलाइन क्या बनती है कि उन्होंने लालू यादव के बारे में क्या कहा, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, या तमिलनाडु के ए राजा के बयान को उन्होंने क्या कहा उस पर। यानी सिर्फ और सिर्फ स्पिन, जो विपक्षी नेताओं के बयानों पे जो स्पिन देने का काम है कि तोड़ मरोड़ के उसको, उसके जुमले जो है वो पेश करने का, मोदी जी वहीं हाईलाइट हो रहे हैं। और राहुल गांधी को ये मीडिया नहीं दिखाता है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात, जो रोजगार की बात है, जो महंगाई की बात है, जो दूसरी और बातें हैं, चाहे वो जातिवार जनगणना की बात है, आरक्षण की बात है, एमएसपी की बात है, वो सारी बातें वो अपने माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी तो मोदी जी का जो सोशल मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया का समर्थक है, आईटी सेल है, और जो इनका मीडिया है जो इनके समर्थन करता है दिन रात, वो दो काम करता है, हिंदू मुसलमान करता है। उसको अब इस देश ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए हिंदू मुसलमान कर्नाटका में करके देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो वो सिर्फ या तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, या वो मोदी जी के बयानों को ट्विस्ट करके दिखा रहा है। और ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग में हो रहा था। तो मोदी साहब की जो दूसरी पक्ष है जी वो नहीं आ रहा। दूसरा ये कि देखिए, बताने को उनके पास कुछ नहीं है। ये एस्पिरेशनल इंडिया है, 60% से ऊपर अभी हमारा यूथ है, और वो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो उम्मीदों का भारत है। और उस उम्मीदों के भारत को अब आप राहुल गांधी ने ये कह दिया, और सनातन धर्म को ए राजा ने क्या कह दिया, और तमिलनाडु में क्या कह दिया गया, तो उसका क्या होगा। इसमें अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि इससे हमको जॉब नहीं मिलेगी, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे उसके कर्जे नहीं पटेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो, और इसमें बड़ा योगदान राहुल गांधी का है। देखिए राहुल गांधी ने क्या किया है कि सोए हुए समाज को जगा दिया है। जो उन्होंने 2 यात्राएं की है, लोगों को बोलने का एक वो दे दिया, प्लेटफॉर्म और हिम्मत।
और तमाम तरीके से लोग अब अपनी बातों को कह रहे हैं। अब जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है राजीव जी, इंडिया गठबंधन के साथ तो 50% 60% से ऊपर तो वोट शेयर है, सभी पार्टियां हैं। आप देखिए, खुद मोदी जी अगर कह रहे हैं 370 अपने आप को और 400 सीटें एनडीए को, तो इतना बड़ा ये जो 39 पार्टियों का एनडीए बनाया है उसको 30 सीट दे रहे हैं, एक दल को एक सीट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रियलिटी से फर्क है। और इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से भी मैं कह रहा हूँ, अभी प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, उत्तर प्रदेश से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार आएंगे। महाराष्ट्र में दो पार्टियां जो एनडीए है, एनडीए की जो दो पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने अपने दम पर चुनाव नहीं फेस किया अभी तक। अभी उनको सीटें अलॉट नहीं हुई हैं, वो तो अलग बात है, अपने दम पे चुनाव भी नहीं फेस किया है। तो अभी ना वो जानते हैं ना मोदी जानते हैं कि इनको क्या वही शिवसेना जैसा समर्थन उनको मिल पाएगा शिंदे शिवसेना को, या अजीत पवार की एनसीपी को वैसा ही समर्थन मिल पाएगा जैसा शरद पवार की एनसीपी को मिलता था। ये असंभव है, संभव नहीं है ये बिल्कुल। इतना तो पॉलिटिकल ज्ञान जो है वो किसी को भी होता है कि ये जो पार्टियां हैं टूट के बनती हैं पार्टियां। और ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी उस पर कह रहा हूँ, इस हिस्ट्री बता रही है। आप देखिए ना, एनटीआर की पार्टी टूट के जब भास्कर राव की पार्टी बनी, जमानत जब्त हो गई सारे लोगों की। ऐसी गुलाम मोहम्मद शाह की पार्टी बनी, उनकी जमानत जब्त हो गई। जब भी पार्टियां टूट के कोई पार्टी बनती है तो वो पार्टी को समर्थन नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। कांग्रेस की तमाम पार्टियां टूटी है। कांग्रेस से कितनी पार्टियां टूट के बनी है, कहाँ है वो पार्टियां? सब गायब हो चुकी है। जनता पार्टी से टूट के तमाम पार्टियां बनी, वो कहाँ है वो पार्टियां? आखिरी पार्टी आपको दिख रही जेडीयू, कब तक रहेगी पता नहीं। तो इसलिए मोदी जी का जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये क्या कर रहा है, जो उनकी गलत संदेश जो है वो जनता के बीच में भेज रहा है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। सुनील जी, इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत पक्ष क्या देखते हैं आप? इंडिया दल समूह के सदस्य राजनीतिक दलों के बीच में एक आपसी समझदारी और जो उनके विषय हैं उन विषयों पर उनका केंद्रीकरण, उनके जो विषय हैं उस पर लगातार केंद्रित है, उन्होंने अपने विषयों को बदला नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे कि मायावती जी के बारे में जी, मेरा अपना ये मानना यह है कि आज का मतदाता केवल दो वर्गों में बटा हुआ है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है वह उस दल समूह के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इससे अलग होकर के कोई राजनीतिक दल उभरने का प्रयास करेगा तो जनता ने उसको स्वीकार कर दिया। कर्नाटक में जनता दल यस को स्वीकार कर दिया, तेलंगाना में बीआरएस को स्वीकार कर दिया, पश्चिम बंगाल में एमआईएम को स्वीकार कर दिया। आप ये देख लीजिए कि एमआईएम को बिहार के चुनाव में सीमांचल में कितनी सफलता मिली थी। उन्हीं एमआईएम को पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमानत जब्त हो गई। उसी एमआईएम को गुजरात के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। मायावती जी के सामने स्थिति साफ है, या तो अपने मतदाताओं को बचा के रख लें या अपने जनाधार को खो दें। अगर वह एक कुशल राजनेता की तरह से अपने मतदाताओं को अपने साथ रखना चाहती हैं तो इंडिया दल समूह के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। अगर वह अकेले भी चुनाव लड़ेंगी तो मेरी अपनी भी समझ है कि उनके साथ जो परंपरागत उनका मतदाता है वो जाने वाला नहीं है। लोग रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग रहेंगे, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में रहेंगे। दूसरी चीज, मायावती जी का मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मायावती जी का अकाली दल के साथ जो गठजोड़ है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि वो गठबंधन चल नहीं रहा है इस समय।
दूसरी चीज, जो बीआरएस के साथ बीआरएस के साथ जो उनका जो गठबंधन बना हुआ है, वो हो सकता है कि तेलंगाना तक सीमित रहे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होगा। जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति के मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मायावती जी क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने मुखर नहीं हो पाई। मेरी अपनी समझ है कि मायावती जी पर हाथ डालने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता। जिस कद के वो नेता हैं, जिस आंदोलन के साथ वो निकली हुई हैं, और जितना बड़ा उनके साथ जन समर्थन है, कोई सरकार उन पर हाथ नहीं डाल सकती है। लेकिन वो क्यों अपने आप को समेटे हुए हैं, किस कारण समेटे हुए हैं, मेरी समझ के बाहर है। वो उनकी आक्रामकता ही उनकी पूंजी है, और वह आक्रामकता को बरकरार रखती हैं, तो जो आज वो 22% से सिमट करके 12% हो गई हैं, वो स्थिति उनको देखनी पड़ती। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन पंजाब में है, उसको दोनों दलों के बीच में मतभेद के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी अपनी समझ यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में, और टीएमसी और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये दोनों दल, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पंजाब में लड़ते हैं, तो आप अकाली दल और बीजेपी को स्थान देते हैं। नहीं, वो तो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। इसलिए अगर अलग लड़ रहा है तो मतभेद नहीं है, वो एक रणनीति है। उसको इस रूप में नहीं देखते जाना चाहिए कि दोनों दलों में मतभेद है, या इंडिया दल समूह के सदस्यों के बीच मतभेद है। यही स्थिति टीएमसी के बीच में, टीएमसी और कांग्रेस को एक फ्रेंडली कंटेस्ट कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक उम्मीदवार के खिलाफ, बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार के चक्कर में पड़ेंगे, जो तो टीएमसी का एंटी इनकम्बेंसी है, वो बीजेपी के साथ जाएगा। और 77 सीटें जो जीती है विधानसभा में, वह स्थिति उसको सुधारने का मौका मिलेगा। वहां भी रणनीतिक लड़ाई होनी चाहिए कि कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़े, कि टीएमसी के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको कांग्रेस के साथ जाने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको कांग्रेस के साथ जाने के लिए, वामपंथी पार्टियों के खिलाफ जो मतदाता होगा उसको भी कांग्रेस के साथ जाने के लिए मौके होंगे। अगर उसके पास मौका नहीं होगा तो बीजेपी की तरफ जाएगा, और बीजेपी को आप एक अनायास लोगों का विकल्प बनने का एक मौका देंगे। इंडिया दल समूह ने इन दोनों राज्यों में जो रणनीति अपना रहा है, वो मुझे लगता है कि वह एक चुनावी प्रबंधन है, और इस पर उनको आगे जाना चाहिए। तीसरी बात कि इंडिया दल समूह जहां जहां गठबंधन में है, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, कोई मतभेद नहीं इनमें। वो एक बहुत स्थायित्व के साथ अपने चुनाव को चला रहे हैं, और लगातार उनमें सीटों के बंटवारे को लेकर के भी कोई मतभेद नहीं है। जबकि आम आदमी एनडीए महाराष्ट्र में उलझा हुआ है, बिहार में उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि आप किसको कितनी सीट देंगे, अभी जो सीटें आपने डिक्लेयर की हैं, और इस आप जो बात कही जा रही है। दूसरी चीज कि जो मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया जा रहा है 400 सीटें, मेरा अपना मानना यह है कि इस देश में वह राजनीतिक दल या वह राजनीतिक गठबंधन 400 सीटें वही जीत सकता है जो इस देश के 28 राज्यों में चुनाव जीते। जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ कहीं सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो मजबूत राज्य हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी अगर न खुले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव का ही परिणाम आप देख लीजिए। कई ऐसे राज्य हैं जहां आप उपस्थिति नहीं है। सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां पे आपकी मौजूदगी भी नहीं है। कहीं मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या तमिलनाडु जैसे राज्य जहां एक या दो आपके विधायक मौजूद है। इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आप 28 के 28 राज्यों में चुनाव जीत लें। और अगर आप 28 राज्यों में चुनाव नहीं जीतते हैं तो 400 का आंकड़ा तो असंभव है। ये बात सबके समझ में आ रही है। कांग्रेस और इंडिया दल समूह के पास वो ताकत है कि वो सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करें जी। और इंडिया दल समूह को विभिन्न राज्यों में या भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न राज्यों में जो उसकी चरम की उपलब्धियां हैं उसको कम करने में सहायक साबित हो। मजबूती के साथ वह अपनी दमदारी के साथ राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। तो भारतीय जनता पार्टी का आज आप मोदी जी का बहुत कल का भाषण वो चर्चा में है या आज का ही साथ है वो कि वो झोला उठा करके आए थे और झोला उठा करके वो चल देंगे और देश के कई हिस्सों में वो घूमते रहे हैं और कभी उनके पास खाने की समस्या नहीं पैदा हुई। सवाल 2014 के पहले आपके पास झोला था वो सही है, लेकिन 2014 के बाद आप झोला वालों के साथ है कि या थैली वालों के साथ है ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं, 14 के पहले भी झोला नहीं था ना।
मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मुख्यमंत्री थे। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, उस मतलब मुख्यमंत्री थे, एग्जैक्टली। उसके मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। तो आप किसके साथ थे? और जिन लोगों ने आपको भूखा नहीं रखा, उन लोगों को आपने 1 साल तक सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। आप उन 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 अन्नदाताओं को आप उनकी ऋण माफी के लिए तैयार नहीं है, और इन थैलीशाहों के लिए अरबों रुपए माफ करने के लिए आप तैयार हैं। बात किस पे चली जाएगी? आप संदेश खाली में जो बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के साथ आपका विलाप हो रहा है, वह महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण यह भी है कि मणिपुर की महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है? राइट। और अगर आप 2 तरह की बात करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी, और आप अपनी विश्वसनीयता को घटा करके उन राजनीतिक उपलब्धियों की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो आपके मन में चाहत है। जी। लेकिन आज अभी से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव के बयान पे ही ये सब कुछ हो रहा है, और लालू यादव ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद का बहुत बड़ा हमला है यहां पे, और लालू यादव कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमने कुछ भी गलत नहीं बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हम किसी से डरने वाले नहीं। ये लालू यादव बोल रहे हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। और हिंदू होते, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू होते तो मां के देहांत पर बाल छिलवाते। एक बार फिर से हमला यहां लालू प्रसाद यादव का, अगर हिंदू होते तो मां के, पीएम को बिहार की जनता जवाब देगी। ये लालू यादव साफ साफ कह रहे हैं। आज पीएम बिहार के बेतिया में थे, और पीएम पर यहां हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर हिंदू होते तो आप बाल छिलवाते, हमने कुछ भी गलत नहीं बोला। अपनी बात पर यहां अड़े हुए लालू प्रसाद यादव, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं लालू यादव। तो एक बहुत बड़ी बात यहां इसलिए भी क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी लगातार, जिस दिन से पटना के गांधी मैदान में एक जबरदस्त रैली हुई जिसमें ये बातें आई कि अगर वो हिंदू होते, हिंदू के पैरोकार बनते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हिंदू होते तो ये सब करते, क्योंकि कर्मकांड है ये। लेकिन चूंकि उसी कर्मकांड को नरेंद्र मोदी करते आए हैं, कभी वो गुफा में जाते हैं, कभी समुद्र तल के में जाके आप बैठते हैं, तो यानी कर्मकांडी आप हैं, तो इस कर्मकांड को आपने क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल पूछ रहे थे उस समय लालू प्रसाद यादव, और आज भी वो अड़े हुए हैं अपनी बातों पे। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, जल्दी से।